देखिए हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th में सोशल साइंस सब्जेक्ट में पार्ट 13 जिसका नाम है मुगल साम्राज्य की स्थापना एवं उत्कर्ष, है ना। तो इसमें हमने बाबर, हुमायूं और शेर शाह के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है इसके फर्स्ट वीडियो में। अब हम देखते हैं अकबर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए अकबर के बारे में क्या है। अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट सिंध के राजा के हिंदू राजा वीर साल के महल में हुआ था। उस समय हुमायूं शेरशाह से परास्त होकर हिंदू राजा की शरण में था। ये हुमायूं कौन था? अकबर के पिताजी, ठीक है। हुमायूं के पश्चात सन 1556 में जब अकबर को बादशाह घोषित किया गया तब उसकी आयु केवल 13 वर्ष की थी। चूँकि अभी वह बहुत छोटा था, इस कारण बैरम खां को उसका संरक्षक नियुक्त किया गया। राज्यारोहण के समय भारत में अकबर की स्थिति मजबूत नहीं थी। आदिल शाह सूर ने अपने प्रधानमंत्री हेमू विक्रमादित्य के नेतृत्व में मुगलों को परास्त कर आगरा एवं दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। पंजाब भी सिकंदर शाह सूर के अधिकार में था। राज्य की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ी हुई थी। 1556 ईस्वी में हेमू विक्रमादित्य एवं बैरम खां के बीच पानीपत के मैदान में घमासान युद्ध हुआ। इसे पानीपत का द्वितीय युद्ध कहा जाता है। इसमें हेमू परास्त हुआ और आगरा एवं दिल्ली अकबर के नियंत्रण में आ गया। आगरा को मुगल साम्राज्य की राजधानी बनाया गया। अगले 4 वर्षों तक बैरम खां प्रधानमंत्री एवं बादशाह के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च स्थान पर रहा। 1560 ईस्वी में बैरम खां को हज के लिए मक्का भेज दिया गया, किंतु रास्ते में ही गुजरात में उसकी हत्या हो गई। अब शासन की बागडोर अकबर के हाथों में आ गई। अकबर ने विजय तथा साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाई। जौनपुर, ग्वालियर, अजमेर, मालवा पर उसने अधिकार कर लिया। मालवा और गोंडवाना राज्य पर विजय। देखिए अकबर ने किस प्रकार मालवा और गोंडवाना राज्य पर विजय प्राप्त की। इन दिनों 2 महत्वपूर्ण राज्य थे, मांडू और गोंडवाना। गोंडवाना गोंड राजाओं का राज्य था। अकबर के समय यहाँ रानी दुर्गावती शासन कर रही थी। आसफ खान ने गोंडवाना राज्य पर आक्रमण कर दिया। रानी दुर्गावती ने स्वयं तलवार लेकर शत्रुओं का डटकर मुकाबला किया, किंतु जब विजय की कोई आशा नहीं रही तो उसने स्वयं अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। इसका मतलब क्या हुआ? रानी दुर्गावती ने स्वयं की हत्या कर ली। अपनी स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से अकबर ने राजपूतों से वैवाहिक संबंध की नीति अपनाई। मेवाड़ अकेला ऐसा राजपूत राज्य था जिसने अंत तक मुगलों की सत्ता स्वीकार नहीं की। अब देखिए आते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के मैदान में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ, जिसमें मुगल विजयी रहे। महाराणा प्रताप और उनके साथी सैन्य एकत्रीकरण के उद्देश्य से सुरक्षित स्थान पर चले गए। हल्दी घाटी में परास्त होने पर भी महाराणा प्रताप ने मुगलों से अपनी मातृभूमि को मुक्त कराने का संकल्प नहीं छोड़ा। अनेक कठिनाइयों के होते हुए भी चित्तौड़, अजमेर और मंडलगढ़ को छोड़कर वे सारे मेवाड़ को जीतने में सफल रहे। सारा राजस्थान उनके यश से गुंजायमान है। स्वयं अकबर भी महाराणा प्रताप की प्रशंसा करता था। सन 1597 में यह महान राजपूत सेनानी स्वर्ग सिधार गया। ये महान राजपूत कौन था? महाराणा प्रताप, है ना। गुजरात को जीतकर अकबर ने उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। गुजरात विदेशी व्यापार एवं वाणिज्य का प्रमुख केंद्र था। पंद्रह 1559 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर, सिंध, उड़ीसा तथा बंगाल पर विजय प्राप्त कर उत्तर भारत में अपनी स्थिति सुदृढ़ बना ली। संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के उद्देश्य से उसने दक्षिण की ओर कूच किया, यानी उसने दक्षिण की ओर अपने कदम बढ़ाए। खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा के राज्यों को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। उन दिनों अहमदनगर राज्य पर चांद बीबी अपने अवयस्क भतीजे की संरक्षिका के रूप में शासन कर रही थी। कहाँ? अहमदनगर पर चांद बीबी नाम की एक स्त्री थी जो अपने भतीजे की संरक्षिका थी, है ना। उसने मुगल सेना का बड़ी वीरता से सामना किया और अंत तक हार नहीं मानी। चांद बीबी की मृत्यु के बाद अहमदनगर का राज्य मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। अब देखिए अकबर की राजपूत नीति। अपने साम्राज्य का विस्तार करने के प्रयत्नों से
अकबर ने समझ लिया था कि हिंदू के सहयोग से ही साम्राज्य को स्थिरता प्राप्त होगी। अकबर ने राजपूतों की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया, उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अपने अधीन राजपूत राजाओं से उसने उदार व्यवहार किया और उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई। अकबर ने राज्य के 2 पदों पर राजपूतों की नियुक्ति की। अकबर की इस नीति का प्रभाव कुछ राजपूत राजाओं पर पड़ा। आश्वस्त होकर वे मुगलों की सेवा में आ गए। परिणामस्वरूप मुगल शासन के अनेक वीर राजपूतों की सेवाएं प्राप्त हो गईं। अब देखिए अकबर की धार्मिक नीति। अकबर ने उदारता तथा सहिष्णुता की नीति अपनाई। उसने हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाते हुए जजिया कर समाप्त कर दिया, गौ हत्या पर रोक लगा दी, साथ ही बलपूर्वक मुस्लिम बनाने तथा तीर्थ यात्रा कर पर भी रोक लगा दी। उसने सभी धर्मों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए फतेहपुर सीकरी में एक पूजा गृह इबादत खाना का निर्माण करवाया। वहाँ पर अकबर सभी धर्म हिंदू, मुस्लिम, पारसी, जैन, बुद्धों के विद्वानों के साथ सत्संग करता था। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सभी धर्मों के मूल सिद्धांत एक से हैं। सभी धर्मों के अच्छे सिद्धांतों में सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से अकबर ने दीन-ए-इलाही नामक एक समूह बनाया। दीन-ए-इलाही का शाब्दिक अर्थ था ईश्वर का धर्म। अब देखिए अकबर की शासन व्यवस्था। तो अकबर की शासन व्यवस्था नई नहीं थी। उसने तुर्क अफगान शासन पद्धति विशेषता शेरशाह की पद्धति को आंशिक परिवर्तनों के साथ अपनाया था। विशाल साम्राज्य 15 सूबों और सूबे जिलों में बटे हुए थे। सूबेदार, दीवान, वित्त विभाग का अधिकारी, काजी, न्याय विभाग का अधिकारी, फौजदार, सैनिक अधिकारी, कोतवाल आदि महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। तो ये जो थे ना सूबे हैं ना, यहाँ ये विभिन्न प्रकार के अधिकारी होते थे। अकबर के समय के भूमि सुधार महत्वपूर्ण है। इसका श्रेय अकबर के दीवान टोडरमल को, जिन्होंने भूमि की नाप करवाई और भूमि की उर्वरा शक्ति के आधार पर लगान निर्धारित किया गया। राज्य की आय के 2 मुख्य साधन थे, एक भूमि का लगान और दूसरा व्यापार पर कर। अकबर के काल में देश और विदेश में व्यापार प्रगति पर था। कपड़े बुनना, रंगना, दस्तकारी, कढ़ाई, युद्ध सामग्री निर्माण, कागज बनाना, विभिन्न धातुओं के बर्तन बनाना आदि उद्योग धंधे, सूती वस्त्र उद्योग विकसित थे। व्यवसायों में कृषि मुख्य था। मछली पकड़ना, नमक बनाना, अफीम और शराब बनाना ही महत्वपूर्ण व्यवसाय थे। अब देखिए अकबर की मनसबदार व्यवस्था। अकबर साम्राज्यवादी शासक था, अतः उसने सुसंगठित सैन्य व्यवस्था की स्थापना पर विशेष जोर दिया। गुप्तचर व्यवस्था व डाक व्यवस्था को सुधारा गया। मुगल राज्य की सैन्य प्रकृति को देखते हुए प्रशासनिक तंत्र को अब सैन्य स्तर पर संगठित किया गया। सरकारी सेवा करने वाले अधिकारियों को भी सैन्य पद दिए गए, जिन्हें मनसब कहा जाता था। इस पद को प्राप्त करने वाला अधिकारी सरदार मनसबदार कहलाता था। अपने अंतर्गत आने वाले सैनिकों की संख्या के अनुसार मनसब छोटा या बड़ा होता था। मनसब 1000 से 50,000 तक के होते थे। सम्राट किसी भी मनसबदार की सेना का इच्छानुसार उपयोग कर सकता था। कुछ मनसबदारों को सेना के रखरखाव के लिए भूमि जागीर दी जाती थी, जबकि कुछ मनसबदारों को नगद वेतन भी दिया जाता था। अब देखिए आगे साहित्य और कला का विकास। तो अकबर के काल पर किस प्रकार कला और साहित्य का विकास हुआ, हम उसके बारे में जानते हैं। अकबर के काल में साहित्य और कला का अच्छा विकास हुआ। अब्दुल रहीम खान खाना, रसखान, अबुल फजल फैजी, सूरदास, तुलसीदास, केशवदास आदि प्रसिद्ध कवि और विद्वान इसी काल में हुए थे। अकबर ने संगीत तथा चित्रकला को भी संरक्षण दिया। विदेशों से चित्रकार आमंत्रित किए गए। चित्रकला में फारसी और भारतीय शैलियों का समन्वय होना शुरू हुआ। अब देखिए वास्तुकला। इस काल में भी वास्तुकला में फारसी और ईरानी शैलियों के समन्वय से भवन बनाए गए। इलाहाबाद, आगरा तथा लाहौर में किले बनवाए गए। अकबर ने फतेहपुर सीकरी नामक शहर आगरा के निकट बसाया। वहाँ सुंदर इमारतें बनाई गईं, जिसमें दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास, पंचमहल, जोधाबाई का महल, बीरबल का महल, जामा मस्जिद, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह व बुलंद दरवाजा उल्लेखनीय है। अकबर कवियों, साहित्यकारों, चित्रकारों, संगीतज्ञों का संरक्षक था। उसके दरबार में गुणवत्ता को उच्च स्थान प्राप्त था। ऐसा माना जाता है कि अकबर के दरबार में निम्नलिखित 9 रत्न थे, है ना। ये देखिए जो ये 9 नाम दिए गए हैं, ये अकबर के दरबार के 9 रत्न माने जाते थे। कौन? जैसे अबुल फजल, ये कौन थे?
विद्वान व सलाहकार थे। राजा मानसिंह अनुभवी सेनापति थे। राजा टोडरमल प्रसिद्ध भूमि सुधारक। तानसेन कौन था? संगीतकार। बीरबल चतुर वाक्पटु सलाहकार। हकीम हुक्काम राजवैद्य। अब्दुल रहीम खान खाना कवि थे। फैजी क्या थे? कवि व दार्शनिक। और मुल्ला तो प्याजा थे, मस्खरा मनोरंजन करता। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे ये पाठ समाप्त होता है। हमने यहाँ हुमायूं, अकबर, शेरशाह और बाबर के बारे में जानकारी प्राप्त की। ठीक है बच्चों, तो आप इसको एक बार फिर से पढ़िए और फिर से समझिए। धन्यवाद।